नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम्स बढ़ के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। विद्यार्थियों, अंतिम कक्षा के अंदर हम चैप्टर नंबर 5 में एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 15 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। आज के इस सेशन में हम प्रश्न संख्या 16 से 20 तक हल करने वाले हैं, जो कि इस प्रश्नावली के बहुत ही लेंथी और अंडरस्टैंडिंग वाले प्रश्न है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि उनको समझना बहुत जरूरी है। जब आप उनको समझेंगे तभी आप उन प्रश्नों को हल कर पाएंगे। देखो हम कैसे वन बाय वन उनको हल करने जा रहे हैं। उससे पहले मैं आपको एक जानकारी और दे दूं कि मैं पिछले 2-3 क्लास से आपको नोट्स के बारे में बता रहा था। आज मैं उस नोट्स की श्रेणी में इस चैप्टर के चैप्टर नंबर 5 के कंप्लीट नोट्स आज ग्रुप के माध्यम से डालने वाला हूं। तो आप सभी बच्चे उन नोट्स को डाउनलोड करें, पीडीएफ फॉर्म में वो आपको मिलेंगे। एक बार देखें, आपको मुझे उम्मीद है आपको वह नोट्स बहुत ही शानदार लगेंगे, क्योंकि उसमें पूरे चैप्टर की थ्योरी है। थ्योरी प्लस प्रत्येक प्रश्न का सॉल्यूशन है, और उसके साथ-साथ उनमें से कौन से प्रश्न अब तक बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं, उन सब के बारे में जानकारी दी है। तो आप जरूर से उस नोट्स को जरूर देखें। अगर उनमें आपको कुछ और ऐसा लगता है कि ये चीज और होनी चाहिए, तो आप वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं। हम उसे अगले नोट्स में, अगले चैप्टर के नोट्स में जरूर कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। चले, नेक्स्ट है, आगे बढ़ते हैं हम। और आगे आ जाता है हमारा प्रश्न संख्या 16। देखो किस प्रकार का प्रश्न है, समझना, और फिर इसको फटाफट से हम हल करते हैं। देखो, किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए कितने पुरस्कार है? 7। 700 रुपए की राशि रखी गई, यानी 7 पुरस्कार है, लेकिन सातों पुरस्कार की टोटल राशि कितनी है भाई? 700 रुपए है। यानी 700 रुपए की राशि को 7 पुरस्कारों में बांट दिया है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपए कम है, जो पहला पुरस्कार है और जो दूसरा पुरस्कार है, उनके बीच का अंतर कितना है? 20 रुपया। और दूसरे और तीसरे के बीच का अंतर कितना है? 20। तीसरे और चौथे के में 20 का अंतर है। चौथे और पांचवे में, पांचवे और छठे में, छठे और सातवें में, सभी में 20-20 रुपए का अंतर है। तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात करना है। आपको ज्ञात करना है पहले नंबर के पुरस्कार की कितनी राशि है, दूसरे की, तीसरे की, चौथे की, पांचवे की, छठे की और सातवें पुरस्कार की राशि कितनी है, आपको अलग-अलग बतानी है। तो देखो, मैं यहाँ पर मान लेता हूं कि माना पहला पुरस्कार, पहला पुरस्कार बराबर x रुपए का है। कितने का है भाई? x रुपए का है। तो देखो, अगर मैं इसको एपी की फॉर्म में लिखूं तो पहला पुरस्कार हो गया x रुपए का। जो अगला पुरस्कार होगा वो कितना होगा? x माइनस 20 का होगा कि नहीं होगा? क्योंकि 20-20 का अंतर चल रहा है। अच्छा, अगला जो पुरस्कार होगा वह इससे भी 20 रुपए कम होगा, यानी x में से मैं इस बार कितना घटाने वाला हूँ? 40 घटाने वाला हूँ। इस प्रकार से टोटल कितने पुरस्कार है? कितने पुरस्कार है भाई? 7 पुरस्कार हैं। इसका मतलब एपी के अंदर आपके कितने पद आ जाएंगे? 7 पद आ जाएंगे। आप ये अच्छे से समझ गए होंगे। अगर ये आप एपी बनाना सीख गए, इसका मतलब तो फिर यूं मान लो कि प्रश्न आपकी मुट्ठी में है। आप उस प्रश्न को गलत नहीं कर सकते। एक बार फिर से समझाता हूं कि एक कक्षा के अंदर कुल टोटल 7 पुरस्कार बांटने हैं। सातों पुरस्कारों का कुल मिले 700 रुपए है। प्रत्येक पुरस्कार में अंतर कितना है? 20 रुपए का है। तो मैंने पहला पुरस्कार x रुपए का माना, तो अगला पुरस्कार x माइनस 20 का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ठीक पहला पुरस्कार क्या है? 20 रुपए, मतलब जो अगला पुरस्कार होगा वो उससे पहले वाले से 20 रुपए कम होगा। इसलिए पहला x माना तो दूसरा x माइनस 20 हो जाएगा, तीसरा x माइनस 40 हो जाएगा, और इस प्रकार से कितने हो जाएगा? टोटल 7 पद हो जाएंगे। अब प्रश्न में कहा कि ये जो सातों जो पुरस्कार हैं, इन सब का योग कितना है भाई? 700 रुपए है, क्योंकि राशि तो टोटल कितनी है आपके पास? 700 रुपए है। यानी इसके 7 पदों का योगफल हम निकालें तो कितना आएगा? 700 रुपए आएगा। बस यही तो बताना चाह रहा हूं मैं। यानी इस एपी के S7 का मान निकालें, मतलब इस एपी के 7 पदों का मान निकालें तो कितना आएगा भाई? 700 रुपए आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? समझ गए? अब देखो, S7 का मान हम तो जानते हैं, Sn बराबर क्या होता है? n/2, 2a प्लस n माइनस 1 और d, ये होता है।
यही तो होता है Sn। इसका मतलब यहाँ n बराबर कितना है, 7 है, और ये सारे मान हम उसमें रखेंगे। तो बताओ S7 का मान 700 है, 7 रखेंगे तो 7/2 हो जाएगा। फिर देखो 2 इंटू ए है, उसमें ए का मतलब प्रथम पद, और प्रथम पद कितना है यहाँ पर x है। फिर क्या है प्लस n-1, n का मान 7 है, -1, और इंटू डी। डी बताओ कितना है भाई, डी बताओ कितना है। अंतर, पदों में अंतर कितना है, 20 का अंतर है, लेकिन ध्यान रहे यहाँ 20 घट रहा है, बढ़ नहीं रहा है। इसका मतलब डी का मान कितना आ जाएगा, -20 आ जाएगा। तो यहाँ पर डी का मान कितना हो गया आपके, -20 हो गया। ये हो गया आपका कितना, और इसका मान कितना है भाई, टोटल इन सबका योग कितना है, 700 रुपए है। तो अब निकाल देंगे, अब कुछ नहीं है, अब तो बस हल करना है आपको। देखो इसको हल करूं मैं, ये 7 से ये 700 कितनी बार कट जाएगा भाई, 100 बार कट जाएगा। और ये दो भाग में उधर जाके किस में हो जाएगा, गुणा में, यानी 100 गुणा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इधर क्या है, इधर 2 गुणा x है तो कितना हो गया, 2x हो गया। ये कितना हो गया, 7 - 1 यानी 6 हो गया। और 6 का गुणा किससे होगा, 20 से होगा, और 20 से 6 को गुणा करेंगे तो 120 आएगा। लेकिन माइनस का है इसलिए माइनस का 120 आएगा, बराबर कितना हो गया, ये 100 गुणा 2 कितना हो गया भाई, 200 हो गया। अब बताओ 2x का मान कितना हो गया, 200 प्लस 120 हो जाएगा, यानी 2x का मान कितना हो जाएगा आपके पास, 320 हो जाएगा। 2x का मान कितना हो जाएगा, 320 हो जाएगा, यानी 2x बराबर हो गया 320 हो गया। अब क्या करेंगे, 2 का भाग लगा देंगे किसमें, 320 में। तो यानी x बराबर कितना आ जाएगा, 320/2 हो जाएगा। 2 का भाग लगाएंगे, 2 का भाग 3 में एक बार, 1 बच गया, कितने हो जाएंगे 12, 12 में 2 का भाग 6 बार, 0। यानी प्रथम पुरस्कार की राशि कितनी आ गई आपके पास, 160 रुपए आ गई। यानी इसको मैं x1 मान लूं तो दूसरा पुरस्कार क्या हो जाएगा, x2। ये कितना होगा, 160 से कितना कम, 20 कम, मतलब 140 हो जाएगा। x3 तृतीय पुरस्कार कितना होगा, दूसरे पुरस्कार से भी कितना कम, 20 कम, बराबर 120 हो जाएगा। चौथा जो पुरस्कार होगा वो तीसरे पुरस्कार से कितना कम, 20 कम, यानी 100 रुपए हो जाएगा। और पांचवा जो पुरस्कार है वो चौथे पुरस्कार से भी कितना कम, 20 कम, यानी 80 रुपए हो जाएगा। छठा जो पुरस्कार है वो पांचवें पुरस्कार से 20 कम, यानी 60 रुपए हो जाएगा। और जो सातवां पुरस्कार है वो छठे पुरस्कार यानी 60 रुपए से भी 20 कम, यानी कितना हो जाएगा भाई, 40 रुपए हो जाएगा। और इस तरह आपके सातों पुरस्कारों के क्या निकल जाएंगे, मान या मूल्य निकल जाएंगे। यही क्या है आपका आंसर है। आई थिंक आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 17 की तरफ। समझना बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए, है ना, वायु प्रदूषण को कम करने के लिए क्या किया उन्होंने, स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। उन्होंने सोचा कि हम स्कूल के अंदर और बाहर क्या लगाएं, पेड़ लगाएं। पेड़ लगाने से क्या होगा, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाएगी, तो वायु प्रदूषण क्या होगा, कम होगा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग, अनुभाग का मतलब यहाँ पर सेक्शन, क्या है भाई, सेक्शन, जैसे आपकी कक्षा में होगा ना, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, उसी को क्या कहते हैं, अनुभाग कहते हैं। कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा, है ना। जैसे उदाहरणार्थ कक्षा एक का एक अनुभाग, मतलब मान लो कक्षा एक में 2 सेक्शन है, ए और बी, तो पूरा ए ब्लॉक एक पेड़ लगाएगा और बी ब्लॉक भी एक ही पेड़ लगाएगा। आगे बात समझ में। फिर क्या कहता है कि देखो कक्षा एक का एक अनुभाग एक पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा। बात समझ में आ रही है। कक्षा 2 का अनुभाग, कक्षा 2 का प्रत्येक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा। इसी प्रकार कक्षा 3 का प्रत्येक अनुभाग 3-3 पेड़ लगाएंगे। मान लो 3 सेक्शन है ए बी सी कक्षा 3 के, तो सेक्शन ए 3 पेड़ लगाएगा, सेक्शन बी भी 3 लगाएगा, सेक्शन सी भी कितने लगाएगा, कितने लगाएगा, 3 पेड़ लगाएगा। मान लो कक्षा 10 में 5 अनुभाग है, कितने अनुभाग है, 5 अनुभाग है, ए बी सी डी ई, तो ए कितने पेड़ लगाएगा, 10, यानी प्रत्येक अनुभाग उसकी कक्षा के बराबर पेड़ लगाएगा। 10वीं कक्षा के सेक्शन है तो 10-10 पेड़ लगाएंगे, 9वीं कक्षा के सेक्शन है तो 9-9 पेड़ लगाएंगे,
12वीं कक्षा के सेक्शन है तो 12-12 पेड़ यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है, आगे चलो। अब देखो क्या कह रहा है वो कि कक्षा थर्ड में का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा इत्यादि, इस प्रकार से चलता रहेगा और ऐसा कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा। अब देखो यहाँ दिया उसने कि प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। प्रत्येक कक्षा के कितने सेक्शन है? 3 सेक्शन है। और इस विद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी? देखो मैं यहाँ पर लिख कर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो सबसे पहले तो मैं कक्षाएं लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ? कक्षा लिख देता हूँ। मान लो कक्षा 1, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार से कहाँ तक जा रही है? कक्षा 12 तक जा रही है। अच्छा, इनके अनुभाग कितने कितने हैं? अनुभाग कितने हैं? प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग है। कितने अनुभाग है? 3 अनुभाग है। कक्षा 1 के सेक्शन कितने? 3 सेक्शन। 2 में कितने सेक्शन है? 3 सेक्शन। और 3 में भी कितने सेक्शन है? 3 सेक्शन। कक्षा 4 में कितने सेक्शन है? 3 सेक्शन है साहब। अब देखो पेड़ों की संख्या। पेड़ों की संख्या अगर हम यहाँ पर निकालें तो मुझे बताओ, कक्षा 1 में प्रत्येक सेक्शन 1 पेड़ लगाएगा। कक्षा 2 में प्रत्येक सेक्शन 2 पेड़ लगाएगा। कक्षा 3 में प्रत्येक सेक्शन 3 पेड़ लगाएगा। कक्षा 4 में प्रत्येक सेक्शन 4 पेड़ लगाएगा। तो देखो कक्षा 1 में प्रत्येक सेक्शन 1 पेड़ लगाएगा। टोटल सेक्शन कितने हैं? 3। तो पेड़ों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। ठीक है। अब देखो कक्षा 2 में प्रत्येक सेक्शन 2 पेड़ लगाएगा। सेक्शन कितने हैं? 3। तो कितने पेड़ लग जाएंगे? कक्षा 2 के 6 पेड़ लग जाएंगे। फिर देखो कक्षा जो 3 है उसमें प्रत्येक सेक्शन 3 पेड़ लगाएगा और सेक्शन कितने हैं? 3 है। तो टोटल कितने पेड़ हो गए? 9 पेड़ हो गए। अब देखो कक्षा 4 में प्रत्येक सेक्शन 4 पेड़ लगाएगा और सेक्शन कितने हैं भाई? 3 है। तो 4 तिया 12 पेड़ लग जाएंगे। और इस प्रकार से ये कितने पद होंगे भाई? 12 पद होंगे, क्योंकि कक्षाएं कितनी है? 12 है। तो यहाँ पर आपके एपी का निर्माण हो गया 3, 6, 9, 12। कितना हो गया? 3, 6, 9, 12। मैं यहाँ पर एपी लिख लेता हूँ। एपी बराबर कितना हो गया? 3, 6, 9, 12। इस प्रकार से एपी चल रही है और इसमें कितने पद हैं? 12 पद हैं। यानी कक्षा 1 के बच्चे 3 पेड़ लगाएंगे, 2 के 6 लगाएंगे, 9 के 12 लगाएंगे, सॉरी 3 के कितने लगाएंगे? 3, 6, 9 है ना? 19 नहीं है। कितना है भाई? 9 है। 3 के बच्चे 9 पेड़ लगाएंगे, 4 के बच्चे 12 पेड़ लगाएंगे। इस तरह से कितनी कक्षाएं हैं? 12 कक्षाएं हैं। तो आपको इन सभी पेड़ों की संख्याओं का क्या करना है? योग करना है। यानी आपको इस 12 का मान ज्ञात करना है। कितने पद हैं? 12 हैं। और एस एन का मान कितना होता है भाई? n/2। और 2a प्लस क्या होता है? n-1 और d होता है। यहाँ पर n का मान 12 आ गया। यानी इस 12 का मान लिखूं तो कितना हो जाएगा? 12/2 हो जाएगा। फिर 2 इंटू ए बताओ कितना है? 3 है। कितना है? 3 है ए का मान। फिर क्या है? प्लस एन का मान 12 माइनस 1 और डी बताओ। दूसरे में से पहला घटा दो, कितना आ रहा है? 6 माइनस 3 कितना आ गया? 3 आ गया। और इसका मान हम निकाल देंगे। ये हो गया 6, ये हो गया 6 और ये हो गया 11 तिया 33। और बताओ 6 और 33 और 6 कितना हो गया? 39। गुणा करेंगे 9 छंग 54 हो गया। हासिल के 5, 6 तिया 18 और 5 कितने हो गए भाई? 18 और 5 3 23 हो गए। तो टोटल पेड़ों की संख्या कितनी हो गई? 234 पेड़ लगाएंगे। 12 कक्षा के बच्चे मिलकर कितने पेड़ लगाएंगे? 234 पेड़ लगाएंगे। ठीक है, आगे बढ़े हम। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है हमारा, प्रश्न संख्या कौन सा आएगा? प्रश्न संख्या 18। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, है ना? प्रश्न क्या कहता है ना? आकृति भी दी हुई है। हम दोनों से समझेंगे कि केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्र ए और केंद्र बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5, 1.0 और 0.15 मतलब कितना? 1.5 सेंटीमीटर। देखो कहना क्या चाह रहा है? यहाँ पर 2 बिंदु दे रखे हैं आपको, है ना? कौन कौन से 2 बिंदु दे रखे हैं? एक तो ए और एक बी दे रखे हैं। एक बार गोला बनाया केंद्र ए को मानकर। देखो ये एक बार गोला, गोला कैसा है? अर्धवृत्त है ये, है ना? फिर अब की बार किसको केंद्र बना रहे हैं? बी को केंद्र बना रहे हैं। आगे बात समझ में? जब पहली बार केंद्र बनाया तो त्रिज्या कितनी है? 0.5। जब दूसरी बार बनाया
ये तो ये कितनी है 1.0 सेंटीमीटर है। लेकिन जब तीसरी बार गोला बनाएंगे वापस से किसको केंद्र मानेंगे, ए को का केंद्र मानेंगे, तो अब की बार त्रिज्या कितनी है भाई 1.5 है। जब चौथी बार वापस से हम अर्धवृत्त बनाएंगे तो अब की बार केंद्र किसको मानेंगे, बी को मानेंगे, और इस बार इसकी अगर बी से त्रिज्या देखें तो कितनी होगी, कितनी हो जाएगी 2 सेंटीमीटर हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि पहली बार की जब अर्धवृत्त बन रहा है तब त्रिज्या कितनी है 0.5 सेंटीमीटर। जब सेकेंड टाइम वृत्त बना तो उस टाइम त्रिज्या कितनी है 1 सेंटीमीटर। थर्ड टाइम में त्रिज्या कितनी हो गई 1.5, फिर 2, फिर 2.5, फिर 3, फिर 3.5, फिर 4, फिर 4.5, ऐसे आगे बढ़ती रही है 0.5 सेंटीमीटर का अंतराल के रूप में। अब देखो प्रश्न क्या कहता है कि प्रश्न कहता है कि जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से कितने अर्धवृत्त बनाए 13 बनाए, तो बने इस सर्पिलाकार की कुल लंबाई कितनी होगी, इसकी कुल लंबाई, ऐसे कितने वृत्त बन गए 13 वृत्त बन गए। तो देखो एक सर्पिल में एक आधे वृत्त की परिधि है, कितनी है आधे वृत्त की परिधि। दूसरे अर्धवृत्त में क्या है, दूसरे अर्धवृत्त की क्या है परिधि है, और तीसरे में क्या है तीसरा अर्धवृत्त है, तो इसमें इसकी परिधि, यानी इस तरह के 13 अर्धवृत्त जुड़ेंगे और 13 अर्धवृत्तों की परिधि मिलकर इस पूरे सर्पिलाकार आकृति की क्या बताएंगे लंबाई बताएंगे। तो देखो अगर हम एपी की बात करें तो यहाँ एपी बनेगी, मान लो मैं, अच्छा अर्धवृत्त की परिधि क्या होती है, वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर, तो आधे वृत्त की, ये पूरे वृत्त की है तो आधे वृत्त की कितनी हो जाएगी भाई पाई आर हो जाएगी। नहीं आई बात समझ में? तो जब मैं पहले वृत्त के लिए लिखूंगा तो ये कितना हो जाएगा पाई आर वन मान लो, पहले अर्धवृत्त की परिधि कितनी है पाई आर वन, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आर वन पहले वृत्त की, पहले अर्धवृत्त की क्या हो जाएगी भाई त्रिज्या हो जाएगी। फिर दूसरे के लिए लिखूंगा तो क्या हो जाएगा पाई आर टू, इसमें क्या है दूसरे अर्धवृत्त की त्रिज्या आ जाएगी। फिर क्या हो जाएगा पाई आर थ्री और डैश डैश डैश, ऐसे कितने पद होंगे 13 पद होंगे, क्योंकि टोटल अर्धवृत्तों की संख्या कितनी है 13। अब देखो अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो सब में पाई है, तो मैं पाई को क्या ले लेता हूँ कॉमन ले लेता हूँ, और यहाँ बच जाएगा आर वन, और इन सबको जोड़ना है तो डायरेक्ट आप ऐसे कर सकते हो आर थ्री आर फोर डैश डैश डैश, कितने पद 13 पद हो जाएंगे। अब बताओ आर वन का मान कितना है, आर वन का मान है 0.5, कितना है 0.5, फिर कितना है 1, फिर कितना है 1.5, फिर कितना है 2 डैश डैश डैश, कितने 13 पद, कितने पद हैं भाई 13 पद हैं। अब देखो यहाँ पर ये जो राशि आपको दिख रही है ये एक क्या है समांतर श्रेणी के रूप में दिख रही होगी, और इस समांतर श्रेणी का आपको योग करना है कितने पदों का 13 पदों का योग करना है। इसका मतलब ये हो जाएगा, देखो इसको मैं नेक्स्ट पेज पे ले लेता हूं ताकि आपको अच्छे से नजर आ जाए। देखो यहाँ पर हम हमारे पास जो एपी थी वो एपी क्या बनी, आगे तो पाई है और अंदर क्या है भाई, अंदर है 0.5, 0.5 प्लस 1 प्लस 1.5 प्लस 2 प्लस डैश 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 डैश, कहाँ तक जा रहा है ये 13 पद तक जा रहा है, कहाँ तक जा रहा है 13 पद तक जा रहा है। अब इसका योग करना है, मतलब 13 पदों का योग करना है, इसका मतलब हो गया पाई, क्या हो गया पाई इंटू एस 13 हो गया, क्या हो गया पाई इंटू एस 13 हो गया। अब एस 13 का मान निकालेंगे तो पाई इंटू ये हो गया 13/2 हो गया, कोष्टक में 2 इंटू ए कितना है 0.5 प्लस एन का मान 13 माइनस 1 इंटू डी कितना है भाई बताओ, एक में से 0.5 घटाएंगे तो कितना आएगा 0.5 आ जाएगा। इसको हल कर देते हैं, आई का मान ले लेंगे 22/7 गुणा ये हो गया 13/2 हो गया, और ये कितना 2 का 0.5 से गुणा करेंगे तो 1 प्लस 13 में से 1 घटेगा तो 12, और 12 को 0.5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। यानी ये हो गया 22/7 गुणे 13/2 गुणे 7 हो गया, ये 2 से कितनी बार 11 बार, ये 7 से 7 कट जाएगा, यानी क्या बचा 11 इंटू 13 बच गया। इसका गुणा करेंगे 11 तिया 33 हासिल के 3, 11 एकम 11, 11 और 3 कितना होगा 14, यानी 143 सेंटीमीटर
उन 13 अर्धवृत्तों की परिधियों का क्या है, योग है। इसका मतलब पूरे चक्कर की जो लंबाई है, इस पूरे चक्कर की जो लंबाई है वो कितनी आ जाएगी, 143 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़े तो देखो नेक्स्ट प्रश्न क्या था आपका, प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या 19 क्या कहता है, बढ़िया प्रश्न है, चित्र के माध्यम से इसको हम समझेंगे। देखो 220 लट्ठे हैं, लट्ठों का मतलब आप समझ जाओ लकड़ी के टुकड़े, है ना, गोल गोल लकड़ी के टुकड़े काट लिए और उनको एक के ऊपर एक मतलब यूं जमा लिए, एक एक प्लेट, फिर उसके ऊपर दूसरी प्लेट, फिर उसके ऊपर तीसरी प्लेट, फिर चौथी, फिर पांचवी, इस तरह से उनको जमाया है। जैसा आपने अखबारों में या बुक्स के अंदर चित्रों के माध्यम से, या फिर ये देखो ये नीचे वाली लेयर है, फिर ये उसके ऊपर वाली लेयर, ये उसके ऊपर वाली लेयर, और भी इसके ऊपर जमी हुई है। तो देखो 200 लट्ठों, टोटल लट्ठों की संख्या कितनी है, 200 है। ये पहले उसने क्लियर कर दिया कि ढेरी में कि इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में कितने हैं भाई, 20 हैं, उससे ऊपर वाली पंक्ति में 19 हैं, उससे ऊपर वाली पंक्ति में कितने, 18 हैं। और आकृति में बताया गया कि 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं, यानी 200 लट्ठे रखने के लिए कितनी पंक्तियों की आवश्यकता पड़ी, और सबसे ऊपर की पंक्ति में कितने लट्ठे हैं ये भी आपको बताने हैं। तो देखो अगर मैं एपी बनाने की कोशिश करूं, एपी बनाएं तो सबसे जो नीचे वाली लाइन है उसमें कितने लट्ठे हैं भाई, 20 लट्ठे हैं, फिर उसके ऊपर वाली में 19, फिर उसके ऊपर वाली में 18, और डैश 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 डैश, इस प्रकार से ये एक एपी बन जाती है। अभी जितने भी लट्ठे रखे हैं उन लट्ठों की कुल संख्या कितनी है, 200 है। यानी अगर मैं इस एपी का एस एन का मान निकालूं तो कितना आएगा, 200 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि कुल लट्ठों की संख्या कितनी है, 200 है। और पहली पंक्ति में 20, नीचे नीचे वाली जो है इस वाली में कितनी है, टोटल 20 है। इसके ऊपर वाली में कितनी है, 19, फिर इसके ऊपर वाली में 18, फिर उसके ऊपर वाली में 17। ऐसे कितनी पंक्तियां बन गई, एक तो वो ज्ञात करना है, एक ये ज्ञात करना है कि जो सबसे ऊपर वाली पंक्ति है उसके उस पंक्ति में कुल लट्ठों की संख्या कितनी है। तो मैं क्या करूं, मुझे तो अभी इतना पता है कि जितनी भी पंक्तियां हैं उन पंक्तियों में जितने भी लट्ठे हैं उन सब का योग कितना है, 200 है। मतलब एस एन का मान कितना है, 200 है। मैं प्राप्त जानकारी से शुरू करता हूं। एस एन बराबर क्या हो जाता है, एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस 1, और डी बराबर कितना हो जाएगा भाई, 200 हो जाएगा। यानी n का मान हमें पता नहीं, ज्ञात करेंगे। ये हो गया n बाई टू इंटू टू इंटू ए का मान बताओ कितना है, 20 है प्रथम, ए का मान प्रथम पद, प्लस n का मान पता नहीं, n माइनस 1, और d बताओ कितना है, 19 माइनस 20। दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे यानी माइनस 1 आएगा, और इसका मान कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। अब देखो ये 2 को उधर ले जाता हूं तो 2 से गुणा होकर कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। यानी अंदर कितना बचा, 20 दुआ कितना हो गया, 40, और ये माइनस 1 इधर आगे आ जाएगा तो ये हो गया n माइनस 1 हो गया, है ना। माइनस 1 से गुणा होते हैं, ये प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये 2 जो इधर आया वो कितना हो गया, 400 हो गया। अब देखो इसको थोड़ा सा और हल करते हैं तो ये हो जाएगा, ये n से अंदर गुणा कर दें तो n का 40 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 n हो जाएगा। फिर माइनस n से n को गुणा करेंगे तो माइनस का n स्क्वायर हो जाएगा। फिर n को माइनस से माइनस n को माइनस 1 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का n हो जाएगा, और बराबर में कितना है आपके पास, 400 है। कितना है, 400 है। इसको थोड़ा और हल करें तो देखो ये n और ये n की मिलकर कितना हो जाएगा, 41 n माइनस n स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 400 हो गया। द्विघात समीकरण में अगर इसको जमाएं तो ये n स्क्वायर उधर ले जाते हैं, इसको भी उधर ले जाते हैं तो कितना हो जाएगा, ये उधर जाते हैं प्लस का, ये उधर जाते हैं माइनस का, हो जाएगा 41 n, और ये प्लस कितना हो गया, 400 हो गया, बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो गया। ये आपको द्विघात समीकरण प्राप्त हो जाती है। अब यहाँ से n के 2 मान आएंगे, कौन कौन से मान आएंगे उनको हम ज्ञात करते हैं। देखो क्या है समीकरण आपकी, एन स्क्वायर माइनस 41 एन प्लस 400 बराबर क्या है, 0 है। यहाँ पर हम दो तरीके से इस द्विघात समीकरण को हल कर सकते हैं। एक तो इस बीच वाले पद के टुकड़े कर दो, या फिर श्रीधराचार्य विधि वाला सूत्र लगा दो।
हमने लास्ट के जो कक्षा हुई थी उसके अंदर श्रीधराचार्य विधि से हल किया था एक द्विघात समीकरण। मैं इसको गुणनखंड के माध्यम से हल करता हूं। तो देखो क्या करेंगे, हमें 41 के ऐसे दो टुकड़े करने हैं जिन्हें जोड़ें या घटाएं तो कितने आ जाए 41, और गुणा करें तो कितने आ जाए 400 आ जाए। तो ऐसे दो टुकड़े हैं आपके पास कौन कौन से, 16 और 25। कौन कौन से हैं भाई, 16 और 25 हैं। तो मैं यहाँ पर एन स्क्वायर माइनस 25n क्या लिखूं भाई, 25n लिखूंगा। ये हो गया 25n माइनस 16n प्लस के 400 बराबर कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। देखो 25 और 16 माइनस के 41 हो गए, हुए कि नहीं हुए भाई। और 25 को 16 से गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। यहाँ से हम कॉमन लेंगे, n कॉमन लेंगे तो ये हो गया n माइनस 25, और यहाँ से माइनस के कितने 16 कॉमन लेंगे तो ये बच जाएगा n माइनस 25 बचेंगे और बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ से दोनों में वापस से n माइनस 25 कॉमन आ रहा है और इधर क्या बच गया, n माइनस 16 बच गया बराबर 0। यहाँ से n बराबर 25 आ गया और यहाँ से n बराबर कितना आ गया, 16 आ गया। देखो n के दोनों मान धनात्मक है तो यहाँ दोनों मान संभव हो सकते हैं, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों को अलग अलग चेक करके बताना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर n बराबर 25 आया और यहाँ पर n बराबर 16 आया। n का मतलब क्या है, लट्ठे के ऊपर कितनी पंक्ति, ये कह रहा है कि लट्ठों की पंक्तियां कितनी है, 25 है। ये कह रहा है कि लट्ठों की पंक्तियां कितनी है, 16 है। अब भाई साहब ये तो कंफ्यूजन वाली बात हो गई, तो कैसे हल करेंगे इसको, हम 25वीं पंक्ति में लट्ठों की संख्या निकाल लें और 16वीं पंक्ति में भी लट्ठों की संख्या निकाल लें, और जिसमें लट्ठे होंगे वहां तक हैं और जिसमें नहीं होंगे वो पंक्ति ही नहीं है। आगे बात समझ में। तो देखो n बराबर 25, n बराबर 25 मतलब 25वां पद यानी a 25 हम ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस क्या हो जाएगा 25 माइनस 1, और ये क्या हो जाएगा d हो जाएगा। a बराबर प्रथम पद आपको याद होगा पहली पंक्ति में 20 लट्ठे थे, फिर प्लस ये हो गया 24 गुणे डी का मान बताओ, डी का मान कितना है माइनस 1, एक एक कम है तो डी का मान कितना है माइनस का 1 है, यानी ये हो गया 20 माइनस 24 यानी कितना आ गया माइनस के 4। भाई साहब ये तो ये कह रहा है कि 25वीं पंक्ति में माइनस 4 लट्ठे हैं, क्या माइनस 4 लट्ठे हो सकते हैं, नहीं हो सकते ना। तो फिर ये 25 वाला मान क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इसे हम स्वीकार नहीं कर सकते। तो फिर देखें देखें n बराबर 16 से चेक कर लो, हो सकता है ये भी माइनस में आ रहे हो। तो हम क्या करेंगे, a 16 ज्ञात करेंगे और a 16 ज्ञात करने के लिए a प्लस 15d हम लिखेंगे, और a का मान 20 है प्लस और इसका मान 15 और d का मान -1 यानी हो गया 20 और माइनस के 15 हो जाएंगे, यानी a का मान कितना आ गया, a 16 का मान कितना आ गया भाई 5 आ गया। और ये कह रहा है, क्या कह रहा है कि 16वीं पंक्ति में लट्ठों की संख्या कितनी है, 5 है। और जो ऊपर ही ऊपर की पंक्ति है वो कौन सी पंक्ति है, 16वीं पंक्ति है, और उसमें लट्ठों की संख्या कितनी है, 5 है। यही तो आपसे पूछा था कि भाई जो ऊपर ही ऊपर की पंक्ति है उसमें लट्ठों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पर आपका आंसर आ गया कितना, 5 आ गया। आई थिंक आपके क्लियर हो गया होगा इस प्रश्न को। अब बढ़ते हैं अपन अगले प्रश्न की ओर। तो देखो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20। देखो प्रश्न संख्या 20 क्या कहता है, इसको अच्छे से समझेंगे। प्रश्न कहता है कि एक आलू दौड़ की प्रतियोगिता हो रही है और आलू दौड़ में क्या है, सबसे आगे एक बाल्टी रखी है और बाल्टी से ठीक 5 मीटर की दूरी पर एक आलू रखा है। आगे बात समझ में। फिर इस पहले आलू से जो दूसरा आलू रखा है उसके बीच की दूरी कितनी है, 3 मीटर है। फिर अगले आलू की दूरी भी क्या है, 3 मीटर है। फिर अगले आलू की दूरी भी क्या है, 3 मीटर है। यानी प्रत्येक आलू के बीच की दूरी कितनी है, 3 मीटर है। परंतु बाल्टी से जो पहला आलू है वो कितनी दूरी पर रखा है भाई, 5 मीटर की दूरी पर रखा है। प्रतियोगिता क्या होती है कि कोई भी कैंडिडेट हो वो यहाँ बाल्टी के यहाँ से शुरू करता है आलू की तरफ दौड़ना, और जो सबसे पहले आता है आलू उसको उठाकर कहाँ डालता है, वापस आकर बाल्टी में डालता है। फिर बाल्टी से दोबारा चलना प्रारंभ करता है दूसरे आलू के लिए, फिर आलू को उठाकर वापस बाल्टी की ओर आता है और बाल्टी में डाल देता है। फिर तीसरे आलू के लिए चलना प्रारंभ करता है, तीसरे आलू को उठाकर वापस बाल्टी की ओर आता है
और बाल्टी में डालता है। यही प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है। और प्रतियोगिता के अंदर टोटल कितने आलू हैं? 10 आलू हैं। और प्रश्न क्या पूछा कि इन 10 के 10 आलू को बाल्टी में डालने पर कुल कितनी दूरी तय करेगा कैंडिडेट, वो दूरी आपको बतानी है। तो देखो, अगर मैं यहाँ से पहले आलू के लिए चलना प्रारंभ करूं तो सबसे पहले 5 मीटर चलूंगा और फिर 5 मीटर आऊंगा, यानी टोटल 10 मीटर चलूंगा, तब जाकर पहला आलू उठा पाऊंगा। सेकंड आलू के लिए मैं वापस यहाँ से चलना प्रारंभ करता हूं तो 5 और 3 कितना चलूंगा? 8 चलूंगा और 8 ही वापस आऊंगा, मतलब सेकंड आलू के लिए कितना चलूंगा? 16 चलूंगा। थर्ड आलू के लिए चलूं मैं तो यहाँ से 5 फिर 3 और फिर 3, यानी कि कितना हो गया? 5 और 3 8 और 3 11 चलना पड़ेगा, तब तो आलू के पास पहुंचूंगा। आलू को लेकर वापस बाल्टी की ओर आता हूं तो वापस से 11 मुझे चलना पड़ेगा, यानी 11 और 11 कितना? 22 चलना पड़ेगा। 3 आलू हो गए साहब। फिर चौथे आलू के लिए 5 और 3 8 और 3 11 और 3 14 चलना पड़ेगा और 14 ही आना पड़ेगा, इसका मतलब कितना? 28 चलना पड़ेगा। इस प्रकार से मुझे कितनी बार चलना पड़ेगा? 10 बार चलना पड़ेगा। कितनी बार चलना पड़ेगा भाई? 10 बार चलना पड़ेगा और हमें ये क्या? एक एपी प्राप्त हो जाती है। पहले आलू के लिए इतना चले, दूसरे के लिए इतना चले, तीसरे के लिए इतना, चौथे के लिए 28 मीटर चले। तो बताओ 10 आलू के लिए टोटल कितनी दूरी तय की, वह आपसे पूछा है। आई थिंक आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे प्रश्न को। देखो, मैं दोबारा से यहाँ लिख लेता हूँ एपी को, है ना? क्या है बनी अपनी एपी? एपी बराबर बना आपका, पहले के लिए आप चले 10, दूसरे के लिए चले 16, तीसरे के लिए कितने चले थे? 16 और 6 22 चले थे और फिर कितना चले? 28 चले। इस प्रकार से टोटल पदों की संख्या कितनी है? 10 पद हैं भाई। कितने पद हैं? 10 पद हैं। आपको इन 10 पदों का योगफल ज्ञात करना है, यानी एस एन बराबर हो जाएगा n/2 और 2a क्या हो जाएगा? -1 और d। n बराबर 10 है तो s10 लिख देंगे और ये हो गया 10/2 और ये हो गया 2 इंटू a का मान बताओ कितना है? 10 है, प्लस n का मान बताओ कितना है? 10 है, यानी 10 माइनस 1 और d का मान बताओ। दूसरे में से पहला घटा देंगे, 16 माइनस 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, यानी d का मान आ गया आपके पास 6। इसको हल करेंगे, 10 में 2 का भाग 5 बार, ये हो गया 20 और ये 9 का गुणा 6 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 छंग 54 हो गया। फिर देखो 5 गुणे 20 और 54 कितना हो जाएगा भाई? 64 और 74 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 74 हो जाएगा। 5 से इसको गुणा करेंगे, 5 चौके 20 हासिल के 2, 7 पंजे 35 और 2 कितना हो गया? 37, यानी टोटल 10 आलुओं को उठाकर बाल्टी में डालने पर कैंडिडेट को कितना चलना पड़ेगा? 370 मीटर चलना पड़ेगा। ये क्या हो गया? आपका आंसर हो गया। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर चैप्टर नंबर 5 समाप्त हो जाता है। हम जल्द ही इसके बाद चैप्टर नंबर 6 को शुरू करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, इस चैप्टर के कंप्लीट नोट्स आज हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आपको दिए जाएंगे, जिसके अंदर इस चैप्टर की कंप्लीट थ्योरी होगी। प्रत्येक चैप्टर में जितनी भी एक्सरसाइज है इस चैप्टर के अंदर, उसके प्रत्येक क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन भी मिलेगा और साथ ही उनमें ये बताया जाएगा कि कौन सा प्रश्न किस साल के बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, ताकि आप यह अंदाजा लगा सकें कि किस प्रकार के प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो नोट्स पाने के लिए आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, उस लिंक को क्लिक करके सीधे हमारे ग्रुप से जुड़ जाएं, या फिर जो वीडियो के नीचे जो पट्टी चल रही है उसमें एक मोबाइल नंबर दिया हुआ है, उस मोबाइल नंबर पर आप व्हाट्सएप पर मैसेज करें, हम सीधा आपको हमारे ग्रुप से जोड़ देंगे। ठीक है? और जल्दी हम चैप्टर नंबर 6 शुरू करने वाले हैं। तब तक के लिए आप बने रहे एग्जाम बर्ड के साथ। थैंक यू।